मैंने बस एक साधारण सा टेस्ट पास किया और वहाँ मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि मैंने ऐसी ताकत दिखाई जो मेरे छोटे से बच्चे जैसे अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं करती थी। क्या वाकई में एक छोटे बच्चे के पास इतनी ताकत होनी चाहिए? मेरे पिछले जन्म में मैं रॉबर्ट फैमिली का एक शैडो असैसिन था, जिसका काम खास तौर पर फैमिली के रास्ते की रुकावटों को हटाना था, ताकि रॉबर्ट फैमिली एम्पायर की मेजर फैमिलीज में से एक बन सके। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? फैमिली की गिलियोटीन। पता चला कि फैमिली हेड को पता चल गया था कि मैंने उस माइंड कंट्रोल से आज़ादी पा ली थी जो लोगों की फ्रीडम छीन लेता था। माइंड कंट्रोल था रॉबर्ट फैमिली का असैसिन्स को कंट्रोल करने का प्राइमरी तरीका। लेकिन एक मिशन के दौरान मैंने एक्सीडेंटली रिंग ऑफ फायर हासिल कर लिया और आखिरकार उन विशेष शैकल से मुक्त हो गया। लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं आज़ाद हो चुका हूं? इससे वो हैरानी में पड़ गया। उसने कहा, तू पहला इंसान है जिसने इंडोक्ट्रिनेशन से मुक्ति पाई है। तभी उसने हल्के से अपनी उंगलियां चटकाईं। एक एनर्जी का झटका मेरे शरीर में घुस गया। अगले ही सेकंड मेरे पूरे शरीर में दर्द फैल गया, जैसे कोई मेरे दिल को चबा रहा हो। डैम इट! पता चला कि रॉबर्ट फैमिली सिर्फ माइंड इंडोक्ट्रिनेशन से असैसिन्स को कंट्रोल नहीं करती थी, उनके पास रेज वॉर्म भी था। ये ना सिर्फ कर्स से अफ्लिक्टेड लोगों को मार सकता था, बल्कि उनके इमोशंस और थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना विशियस होगा। मैंने उनके लिए पूरी मेहनत की, रॉबर्ट फैमिली को पीक तक पहुंचाया, लेकिन बदले में मुझे ये मिला। इससे मैं एक्सट्रीमली अनविलिंग था। मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दे सकता था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो कम से कम मुझे उस पर कुछ निशान तो छोड़ना था। तो मैंने अपनी सारी ताकत से उस पर अटैक किया। डर्रस को डॉज करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं एक स्पेंट एरो से ज्यादा कुछ नहीं हूं। पलक झपकते ही मेरा सिर मेरे शरीर से अलग हो गया। मेरा सिर जमीन पर भारी गिरा। उसे कभी नहीं लगा कि मैं उसे घायल कर सकता हूं। यह पहली बार था जब उसे अपने पाले हुए हंटिंग डॉग ने काटा था। अब जब वो मर चुका था तो किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। डरस को नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर वॉरियर माना जाता था। ऑब्वियसली मेरे लिए उसे हराना इम्पॉसिबल था। क्या मुझे अपनी फेट को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने बिना रीजन के ऐसी जिंदगी जी। मेरी पूरी लाइफ डेविल्स के हाथों खेली गई। मुझे रिग्रेट था कि मैंने जो अपॉर्चुनिटीज पाए उन्हें पूरा नहीं कर सका। चाहे गॉड हो या डेविल, अगर तुम मेरी प्रेयर सुन रहे हो तो प्लीज मुझे एक चांस दो। मैं निश्चित रूप से डरस को अपने हाथों से मार डालूंगा। तभी मेरे हाथ में मौजूद नेकलेस ने एक फेंट ग्लो छोड़ी। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मेरा शरीर एक छोटे बच्चे का हो गया था। मुझे पकड़े हुए औरत थी सिल्विया। मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैं इस औरत के बच्चे के रूप में रीइंकारनेट हो चुका हूं। इस घर की डेकोरेशन और स्केल को देखकर मैं समझ गया कि ये कोई बहुत वेल्दी अपर क्लास फैमिली थी। एक वेल्दी और पावरफुल फैमिली में रीबॉर्न होना ऑर्डिनरी फैमिली में रीबॉर्न होने से बेहतर था। इससे मैं सफिशिएंट कल्टीवेशन रिसोर्सेज हासिल कर सकता था, क्योंकि मैं रिवेंज चाहता था। हालांकि मैं रीबॉर्न हो चुका था, लेकिन एक चीज थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता था। वो थी मेरे मरने से पहले मेरे दिल में भरी एंगर और रिवेंज की डिजायर। भले ही मैं अब सिर्फ इन्फेंट स्टेज में था, मुझे अभी भी रिंग ऑफ फायर की कल्टीवेशन मेथड याद थी। मैं अभी भी रॉबर्ट फैमिली के हिस्ट्री का सबसे आउटस्टैंडिंग शैडो असैसिन था, जो अपने इमोशंस और डिजायर्स को जितना हो सके सप्रेस कर सकता था। मुझे अब और पेशेंस की जरूरत थी, क्योंकि मुझे अपनी करंट सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं क्यूरियस था कि ये कैसी फैमिली थी। यहां तक कि रॉबर्ट फैमिली के पास भी इतनी मैग्निफिसेंट डेकोरेशंस नहीं थी। तभी एक मेड फ्रैंटिकली भागती हुई आई, जैसे कोई अर्जेंट मैटर हो। उसकी बातों से मुझे पता चला कि मेरे ग्रैंडफादर लौट आए हैं, लेकिन सिल्विया इतनी नर्वस क्यों थी? जब मैंने दरवाजे की ओर देखा तो मैं भी स्टन्ड रह गया। मैंने एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस वाले इंसान को अंदर आते देखा। सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही इतना ऑप्रेसिव फीलिंग दे रही थी। सन लाइक गोल्डन हेयर, स्पार्क लाइक रेड आईज और एक बूढ़ा आदमी जो बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था। क्या ये वो शख्स हो सकता है? जिगार्ड फैमिली का मास्टर, कॉन्टिनेंट का पीक, डिस्ट्रक्टिव किंग ऑफ द नॉर्थ, ग्लेन जिगार्ड। ऐसा लग रहा था कि मैं कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फैमिली में रिबॉर्न हुआ हूं। तभी उसने मुझे उठाया और मुझे एक नाम दिया, रेयॉन, जिसका मतलब था शैडो की तरह शांत। मुझे नहीं लगा था कि मुझे वही नाम मिलेगा। सीन नाइट में शिफ्ट हो गई और 100 दिन बीत चुके थे और मुझे फाइनली एक क्वाइट नाइट मिली। मुझे नहीं पता था कि शायद मेरे न्यूली बॉर्न होने की वजह से मैं रेगुलर इंटरवल्स पर सो जाता था। हर बार जब मैं जागता, सिल्विया मेरे पास होती थी। अब मुझे फाइनली कुछ टाइम मिला था, तो मुझे जल्दी से कल्टिवेट करना था। मैं क्रॉस लेग्ड बैठ गया, अपनी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंप्रेस करके एक फायर रिंग बनाया। नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक्स नेचुरल मैजिक पावर एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन मेरी रिंग ऑफ फायर वाली टेक्निक अलग थी। ये एक मेज के मैजिक सर्कल की तरह थी, जो हार्ट के आसपास एक रिंग बनाती थी, जो स्टैमिना बढ़ाती थी, फिजिकल ग्रोथ को स्टिम्युलेट करती थी और विल पावर और मैजिक की अफिनिटी को एनहांस करती थी। इसलिए मेरे पास वॉरियर बनने के लिए सबसे परफेक्ट कंडीशंस थे। ये हाईएस्ट लेवल की ब्रीदिंग टेक्निक थी। यहां तक कि डरस जैसे सुपर स्ट्रांग इंडिविजुअल्स को भी रिंग ऑफ फायर हासिल करने का मौका नहीं मिला था।
तो मैं फायर रिंग का यूज करके अपनी बॉडी और स्पिरिट दोनों को कल्टीवेट कर सकता था। अगर मैं जिगार्ड की स्वॉर्ड्समैनशिप भी मास्टर कर लूं तो डरस से रिवेंज लेना अब फैंटेसी नहीं रहेगा। लेकिन इस बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से मेरे माना चैनल्स एक इंटेंस कोल्ड से भरे हुए थे। यही वजह थी कि 20 घंटे सोने के बाद भी मेरा पूरा शरीर ठंडा रहता था। फिर मैंने अपने मरीडियंस को सेंस किया और अनएक्सपेक्टेडली पाया कि 9 मरीडियंस ब्लॉक्ड थे। डैम इट, अगर ये कंटिन्यू रहा तो मैं कोल्ड से ब्लॉक हो जाऊंगा और मेरे सारे माना मरीडियंस, और फिर मैं मर जाऊंगा। मुझे मरीडियन ब्लॉकेजेस को तोड़ना होगा, लेकिन इस प्योर कोल्ड एनर्जी को वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। शायद मैं इसे फायर के फ्लो के साथ कंबाइन कर सकता हूँ, दोनों एनर्जीज को एक साथ सर्कुलेट करने दे सकता हूँ। मुझे नहीं लगा कि बस थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद मैं इतना टायर्ड हो जाऊंगा कि मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। डैम इट, जैसे ही मैं धीरे धीरे सो गया, एक फिगर मेरे पास आया। ये एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर थे। मैंने देखा कि उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था? सीन अगले दिन में शिफ्ट हो गई। मैंने खुद को जमीन पर क्रॉलिंग करते हुए देखा, लेकिन मुझे साथ देना पड़ा। हालांकि मेरी सोल एक अडल्ट की थी, अब मुझे एक बेबी की तरह बिहेव करना था, जो सचमुच एम्बैरेसिंग था। तभी एक आवाज ने सिल्विया को इंटरप्ट किया। उसे देखकर सिल्विया बहुत खुश हुई। दूसरा शख्स एक काइंडली ओल्ड आदमी था जो प्लेनली ड्रेस्ड था। जब मैंने उसे देखा तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया। क्या ये रैगेड सेंट हो सकता है? उसकी होली पावर और मेडिकल स्किल्स स्ट्रेंथ के सीलिंग लेवल पर थे। वो नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का सबसे फेमस हीलर था, लेकिन वो अक्सर ट्रैवल करता था तो ऑर्डिनरी लोग उसे रेयरली देख पाते थे। फिर उसने मुझे उठाया और मेरा नाम पूछा। जब उसे पता चला तो वो बहुत इनक्रेड्यूलस था। इसका मतलब था शैडो। फिर उसने ग्लेन को क्रिटिसाइज किया कि उसने एक बच्चे को ऐसा नाम दिया। बोला वो सिनाइल हो रहा होगा। फिर उसने अपना हाथ मेरे एब्डोमेन पे रखा और कुछ एक्सप्लोरेशन के बाद उसका चेहरा हैवी हो गया। सिल्विया भी बहुत कंफ्यूज थी। ऐसा क्या रीजन हो सकता है जो एक सेंट को भी ट्रबल कर दे? फिर मुझे पता चला कि मुझे बिटर कोल्ड कर्स था। मेरे माना चैनल्स को एक एक्सट्रीमली कोल्ड फोर्स ने ब्लॉक कर दिया था। स्वॉर्ड्समैन बनने की तो बात छोड़ो, अगर टाइमली ट्रीटमेंट हुआ तो शायद मैं ना मरूं, लेकिन अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। ये सुनकर सिल्विया का काम फेस अचानक फ्राइटेंड हो गया। तो ये थी वो चीज, नो वंडर मुझे इतनी नींद आ रही हर थी। दिन। लेकिन ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने जो फायर रिंग कंडेंस किया था वो धीरे धीरे इसे मेल्ट कर रहा था। तभी मेरे चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरी। जब मैंने ऊपर देखा तो सिल्विया रो रही थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे और उसने कहा कि वो मुझे डेफिनेटली क्योर करेगी। ये देखकर मेरा दिल दर्द से छलनी हो गया। मैं 10 साल से ज्यादा समय तक शैडो असासिन रहा था और कभी ऐसा दर्द एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैंने तुरंत अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और उसके आंसू पहुंचे और उसे कंफर्ट किया कि सैड ना हो। एक मोमेंट बाद एक आवाज ने रैगेट, सेंट और ग्लिन को इंटरप्ट किया, जो डिस्कशन कर रहे थे। ये सिल्विया थी, जो दरवाजा धक्का देकर अंदर आई। ये देखकर ग्लिन ने स्कोल्ड किया कि ये बहुत इम्पोलाइट बिहेवियर है, लेकिन सिल्विया सीधे उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई, बेगिन करती हुई कि इस पुअर बच्चे को बचा लें। लेकिन ग्लिन अनमूव्ड रहे और बोले कि वो एक वर्थलेस बच्चे के लिए उंगली भी नहीं उठाएंगे। वो सिर्फ इतना कर सकते थे कि उसे जेगार्ड नाम दे दें। फिर उन्होंने सिल्विया को बाहर ड्रैग किया। उसकी डेस्परेट प्लीज के बावजूद वो अनमूव्ड रहे। ये देखकर रैगेट सेंट ने साई किया, स्टबर्न बूढ़ा तो बिल्कुल नहीं बदला। पता चला कि ग्लिन ने स्पेशली रैगेट सेंट को इनवाइट किया था मुझे एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि उन्हें सेंस हुआ था कि मेरे बॉडी के मेरिडियंस में मेजर प्रॉब्लम्स हैं। रैगेट सेंट की बातों से मुझे पता चला कि मेरे फ्यूचर में स्वॉर्ड्समैन बनने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो थी। लेकिन ग्लिन को शायद इसकी एक्सपेक्टेशन थी। उन्हें बस इतना चाहिए था कि मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जीऊं। सेंट ने कहा, लगता है तू अपने ग्रैंडसन से बहुत लव करता है, फिर तूने उसे शैडो यानी ये वाला नाम क्यों दिया? ग्लिन ने एक्सप्लेन किया कि रेयॉन का मतलब सिर्फ शैडो नहीं था। 1000 साल पहले इसका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट था। सीन शिफ्ट हो गई। सिल्विया मुझे मेडिसिन दे रही थी। मुझे नहीं लगा था कि ये मेडिसिन इतनी बिटर होगी, लेकिन इसने मेरे बॉडी को सिग्निफिकेंट रिलीफ दिया। ये वो फास्ट एक्टिंग एलिक्सर था जिसकी मुझे अभी सबसे ज्यादा नीड थी, ताकि मेरे बॉडी से कोल्ड एनर्जी को जल्दी एक्सपेल किया जा सके। पलक झपकते ही मैं 2 साल से एलिक्सर्स ले रहा था और कल्टीवेशन कर रहा था। एलिक्सर्स की वजह से फायरिंग बनाने का टाइम कंसिडरेबली शॉर्टन हो गया था। अब मैंने 1 स्टार रिंग ऑफ फायर कंप्लीट कर लिया था। 2 साल की हार्ड ट्रेनिंग के बाद मैं मॉर्निंग्स में सिल्विया और हेलन के साथ खेलता था। शायद कॉन्टिनेंट पर ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो मुझसे ज्यादा मेहनत करता हो जीने के लिए। हर दिन मैं नैप टाइम और रेस्ट टाइम में प्रैक्टिस करता था। समय बीतने के साथ और 3 साल गुजर गए। अब मैं 5 साल का हो चुका था और मेरा फायरिंग भी 2 स्टार तक पहुंचने की तैयारी में था। इसे अचीव करने में 3 साल लगे। मैं मैजिक के प्रति और सेंसिटिव हो गया था। ये सब मैं इन्फॉर्मेशन विंडो की वजह से कर पाया। सिर्फ मैं ही इसे देख सकता था। जब से मैंने 1 स्टार फायरिंग कंप्लीट किया, ये इन्फॉर्मेशन और स्टेटस विंडो अचानक अपीयर हो गया था। पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये मैसेज क्या है। कुछ समय एक्सप्लोर करने के बाद मैं फाइनली समझ गया।
हालांकि पुअर स्टैमिना और बिटर कोल्ड कर्स की कंडीशंस अभी भी थीं, भले ही मैं 2 स्टार हो गया था। अगर मैंने फायर एट्रीब्यूट एलिक्सिस नहीं पिए होते तो 2 स्टार तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। सिल्विया और हेलेन की डेली केयर भी थी। उन्होंने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा कि इससे डेफिनेटली हेल्प मिली। अब मैं सिर्फ 5 साल का था, मेरे पास ग्रो करने के लिए ढेर सारा टाइम था। कर्स वाकई में एक प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरी स्टैमिना भी बहुत पुअर थी। यही वजह थी कि बाहर खिलते वक्त मैं जल्दी टायर्ड हो जाता था और बेयरली दौड़ पाता था। सबसे स्ट्रॉन्ग असैसिनेशन टेक्निक्स और ज़ेगार्ड फैमिली की सोर्समैनशिप के साथ मैं डेफिनेटली डेरेस को मार सकता था। मुझे अब क्वाइटली ग्रो करना था। आखिरकार उसे मार सकने वाले लोगों की संख्या एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। तभी मदर मेरे रूम में आई, क्योंकि आज हमें एक इंपॉर्टेंट गैदरिंग में अटेंड करना था। जब मदर और मैं अपीयर हुए तो सभी ने हमारी ओर कंटेम्प्चुअस ग्लांसेस डाली। डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ने हमें सीवियरली स्कोल्ड किया। ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कोई रीजन था जो मुझे नहीं पता था। हालांकि मुझे स्कोल्डिंग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी शेमलेस सिल्विया जैसे शब्द मेरे कानों में पड़े, दीज डैम बास्टर्ड्स। मैं एंग्री हो रहा था, लेकिन तभी मदर ने मुझे इंटरप्ट किया और कहा कि दूसरों की नज़रों का ध्यान न दें, इससे अननेसेसरी ट्रबल आएगा। फिर ग्लेन अपीयर हुए। मुझे नहीं लगा था कि उन्हें देखे हुए 5 साल हो चुके थे। उनकी प्रेजेंस अभी भी इतनी इंटिमिडेटिंग थी। मीटिंग शुरू होते ही स्काई से एक जायंट सॉर्ड डिसेंड हुआ, ज़ैगार्ड का जजमेंट सॉर्ड। यही वजह थी कि बच्चों को इकट्ठा किया गया था ताकि उनके मैजिक में टैलेंट का पता लगाया जा सके। अक्सर पहले बच्चे पर हाई एक्सपेक्टेशंस होती थीं। बर और जैगेट सोर्ड से निकलने वाले लाइट के कलर को देख रहे थे। उसके पास विंड एट्रीब्यूट था और उसे ग्लेन की अप्रूवल भी मिली। अगला था सब्सिडरी फैमिली से रेनान सूलियन। लाइट की एक्सटेंट से माना की प्यूरिटी का पता चलता था। सोर्ड की टिप से माना एट्रीब्यूट का पता चलता था। यह था ज़ैगार्ड का टैलेंट जज करने का मेथड। इन लोगों का परफॉर्मेंस दिखा रहा था कि वो टैलेंट को रियली वैल्यू करते थे। मुझे लगा कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि मेरा फायरिंग 2 स्टार तक पहुंच गया था, लेकिन मेरे मैजिक सर्किट्स में अभी भी ढेर सारी कोल्ड एनर्जी थी। ये रैंकिंग्स मेरे लिए मैटर नहीं करती थीं। मेरे पास इसे रिजॉल्व करने के लिए इनफ टाइम था। लास्ट वन, अब मेरी बारी थी। जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, हॉल अचानक साइलेंट हो गया। मुझे बस अपना एट्रीब्यूट डिटेक्ट करना था, फिर अपनी कल्टीवेशन डायरेक्शन डिटरमाइन करनी थी। जिस मोमेंट मेरा हाथ सॉर्ड को टच हुआ, जायंट सॉर्ड से गोल्डन लाइट बर्स्ट हुआ और मुझे नहीं पता था कि ये किस एट्रीब्यूट से बिलोंग करता था। फिर मेरी कॉन्शियसनेस एक स्पेस में आ गई और मैंने देखा कि मेरे सामने काउंटलेस डीमंस अपीयर हो गए। वो उनसे इंटेंसली स्टेयर कर रहे थे जो उनके सामने था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ में सॉर्ड उठाई। अगले सेकंड कई गोल्डन रेज ऑफ लाइट सॉर्ड के चारों ओर स्वर्ल करने लगे। जब उसने अपने हाथ की सॉर्ड को नीचे स्वंग किया, सभी डीमंस इंस्टेंटली एनाहिलेट हो गए। ये पावर सिर्फ टेरिफाइंगली फॉर्मिडेबल ही डिस्क्राइब की जा सकती है। जैसे ही सॉर्ड लाइट धीरे धीरे डिसअपियर हुआ, मैं भी रियलिटी में वापस आ गया। मैं उस मोमेंट स्टन था। एक स्वॉर्ड से डीमंस का स्लॉटर, ये इंसान कितना स्ट्रांग था। लेकिन सारा लाइट जो एमिनेट हुआ था, सॉर्ड ने अब्सॉर्ब कर लिया था। बाकियों ने कोई एट्रीब्यूट नहीं देखा। फिर ग्लेन ने अनाउंस किया कि मीटिंग खत्म हो गई है। सब डिस्पर्स हो गए। बटलर ने भी साई किया, लेकिन ग्लेन इतने डिजेक्टेड नहीं थे क्योंकि ये सब उनके एक्सपेक्टेशंस के विदिन था। तभी जायंट सॉर्ड से एक एक्सट्रीमली पावरफुल सॉर्ड इंटेंट बर्स्ट हुआ। गोल्डन लाइट ने हॉल को इल्यूमिनेट कर दिया। ग्लेन, जिनका चेहरा हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहता था, अब कंप्लीटली शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए हुए थे। सन का गोल्डन लाइट, फैमिली रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये वही था जो आहा के फर्स्ट फैमिली हेड का था। एक ट्रांसेंडेंट पावर जो डीमन रेल्म की फ्लेम्स को मेल्ट करने के लिए स्ट्रांग थी। डैजलिंग लाइट को देखकर, जो इतना ब्यूटीफुल था कि ब्लाइंडिंग लग रहा था, ग्लेन एक प्लान इंप्लीमेंट करने की प्रेपरेशन में थे। सीन शिफ्ट हो गई। 7 साल बीत गए थे। अब मैं 12 साल का हो चुका था और मेरा फायरिंग भी 3 स्टार तक पहुंचने की प्रेपरेशन में था। हालांकि 2 स्टार ने मेरे बॉडी को सिग्निफिकेंट रिलीफ दिया, एक्सरसाइज करना अभी भी डिफिकल्ट था। पहले के कंपैरिजन में ये डिसेंट रिजल्ट था। और आज नेक्स्ट जजमेंट स्टेज आया था। मुझे नहीं लगा था कि आज की मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। शायद सिर्फ ब्रांच फैमिली मेंबर्स आए थे। तभी ग्लेन ने मेरा नाम पुकारा। फैमिली मेंबर के तौर पर तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने का ऑर्डर मिला था। तुमने 1 महीने से रिस्पॉन्ड नहीं किया। यह सुनकर मैं भी स्टंट हो गया। फिर मदर ने एक्सप्लेन किया कि मेरी फिजिकल कंडीशन की वजह से था, मैं एक्सेसिवली ट्रेन नहीं कर सकता था। लेकिन ग्लेन ने बैक डाउन करने का कोई साइन नहीं दिखाया। ज़ैगार्ड फैमिली में यहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर तुम नहीं चाहते तो लीव कर सकते हो। ये सुनकर बाकी लोग फिर से गॉसिप करने लगे। क्या वो फिर से भाग जाएगी? डायरेक्ट डिसेंडेंट, लेकिन उसका ऑफस्प्रिंग ब्रांच फैमिली में क्लासिफाइड है। हाँ, कितना लाफेबल। ये सुनकर मुझे समझ आया कि लोग सिल्विया के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करते थे। सिल्विया स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने सोर्ड्समैनशिप सीखी थी, लेकिन उसने घर छोड़ दिया और मेरे फादर से शादी कर ली। लेकिन मेरे साथ प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे फादर की डेथ हो गई और उसके पास ज़ेगार्ड फैमिली में वापस आने के सिवा कोई चॉइस नहीं था। जब उसने विलिंगली अपनी डायरेक्ट डिसेंडेंट की स्टेटस छोड़ दी, उसे दूसरों से एंडलेस रिडिक्यूल और सार्कास्म सहना पड़ा। फिर भी मैं सिल्विया का बेटा था।
मैं उसे इस तरह ट्रीट होते देख नहीं सह सकता था। फिर मैं हॉल की ओर चला और बोला कि अब से मैं ज़ेगार्ड फैमिली की सारी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। ये सुनकर ग्लेन बहुत एंग्री हो गए। तू ज़ेगार्ड नाम लेने की हिम्मत करता है? उन्होंने बस मुझे ग्लेयर किया और मेरा शरीर ऐसा लगा जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। ये प्रेशर रॉबर्ट फैमिली के प्रेशर से भी ज्यादा स्ट्रांग था। क्या यही थी डिस्ट्रक्टिव किंग ऑफ द नॉर्थ की पावर? तभी मदर मेरे सामने प्रोटेक्ट करने आई। हमारे पास खड़े गार्ड्स ने भी मेरे लिए प्लीड किया, लेकिन ग्लेन बहुत सीरियस थे। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। असैसिन्स वो लोग हैं जो डार्कनेस में जीते हैं। वो कभी खुद को शो नहीं करते। लेकिन मैं अब लोनली इंसान नहीं था। मैं अब डार्कनेस में चिपकर असैसिन की तरह नहीं जीऊंगा। अब मैं रियॉन ज़ेगार्ड हूं। मैं सिल्विया को उसकी ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर करूंगा। मैं जानता था कि मदर मेरे लिए बेटर लाइफ कंडीशंस के लिए फैमिली में रुकी थी। मुझे अपने हाथों से वो सब वापस लाना था। फिर मैंने कहा, अब जब मैं ब्रांच फैमिली में हूं, मुझे नहीं पता कि ज़ेगार्ड नाम कितना नोबल है। इसीलिए मैं ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, ताकि अपनी आंखों से देख सकूं कि ज़ेगार्ड वाकई में कैसा प्लेस है। ग्लेन ने कहा, इंटरेस्टिंग। तू ट्रेनिंग के थ्रू फैमिली को समझना चाहता है। ये एकमात्र वे था जिससे मैं अभी ज़ेगार्ड को समझ सकता था। तभी मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ब्लर हो गई और मैं हेविली जमीन पर गिर गया। शैडो असैसिन की नॉलेज और रिंग ऑफ फायर का यूज करके इस फैमिली में स्टैंड आउट करना इम्पॉसिबल नहीं था। लेट यू सी हाउ सॉलिड अ स्मॉल स्टोन कैन बी। सीन ट्रेनिंग ग्राउंड में शिफ्ट हो गया। ये शख्स था करुण ज़ेगार्ड। उसने जो लोग इन्वेस्टिगेट करने भेजे थे, उनसे उससे पता चला कि रियॉन डिजीजेस से भरा हुआ था। लेकिन इससे वो बहुत कंफ्यूज था कि रियॉन फैमिली हेड का प्रेशर कैसे विथस्टैंड कर सका। फिर उसने एक स्पाई भेजा मेरे साइड में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, ताकि मेरी सारी एक्टिविटीज और मेरे आसपास होने वाली हर चीज को ऑब्जर्व कर सके। दूसरी तरफ ग्लेन फैमिली के 5th ट्रेनिंग ग्राउंड पर आए। एक रेड हेड आदमी रेस्ट कर रहा था। फिर ग्लेन ने कहा, प्रिटेंड करना बंद कर। यह सुनकर उसने प्लेफुली चकल किया। मुझे नहीं लगा था कि फैमिली हेड से कुछ छिप सकता है। यह शख्स था स्वॉर्ड ऑफ लाइट, रिमर डियाज। तू 50 साल में बिल्कुल नहीं बदला, उसने हंसते हुए कहा। एल्व्स इतनी आसानी से एज नहीं करते। और उसे गेस हो गया था कि ग्लेन यहाँ क्यों आए थे। तो तू अपने यंगेस्ट ग्रैंडसन के लिए यहाँ है, राइट? सिल्विया पहले आई थी। मुझे नहीं लगा था कि हमारा फैमिली हेड भी उसके लिए प्लीड करने आएगा। फिर रिमर ने कहा, 5th ट्रेनिंग ग्राउंड किसी की ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो तुम्हारा यंगेस्ट ग्रैंडसन ही क्यों ना हो। मैं एक्सेप्शंस नहीं बनाऊंगा। ग्लेन ने अग्रीमेंट जताया, जिससे वो स्टन रह गया। ग्लेन ने कहा, ट्रेनिंग इंटेंसिटी को लोअर मत करना। जब तुम्हें अप्रोप्रिएट लगे, ट्रेनिंग इंक्रीज कर देना। बिना विल पावर वालों को फिल्टर कर देना। क्या तू अपने ग्रैंडसन को भी फिल्टर कर देगा? ये तुम्हारे कैरेक्टर जैसा नहीं लगता। लगता है हमारा फैमिली हेड अपने ग्रैंडसन से जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा लव करता है। डोंट वरी, मैं डेफिनेटली उन्हें क्वालिफाइड वॉरियर्स में ट्रेन करूंगा। वेल देन, गुड बाय। कम विजिट मोर ऑफन। रिमर को नहीं लगा था कि फैमिली हेड एक्चुअली आएंगे और अपने सिकली ग्रैंडसन के लिए इंटेंसिफाइड ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट करेंगे। इससे वो रियॉन के बारे में और क्यूरियस हो गया कि वो कैसा इंसान है। दूसरी तरफ 7 साल के कल्टीवेशन के बाद मेरा रिंग ऑफ फायर अब 3 स्टार तक पहुंच गया था। ये क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे बॉडी की परसेप्शन स्ट्रेंथन हो गई है और मेरा माइंड पहले से क्लियरर है। मदर ने भी मुझे ग्रेट हेल्प की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस मैजिकल स्टेटस विंडो ने मेरी ग्रोथ को एक्सेलरेट किया था। लेकिन यहीं से थिंग्स रियली शुरू हो रही थीं। ज़ेगार्ड की ट्रेनिंग अपनी डिफिकल्टी के लिए फेमस थी और मेरा 3 स्टार फायर रिंग भी कल्टीवेशन का फाउंडेशन था। मुझे इसे फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए स्टेबलाइज करना था। मुझे उनकी प्राउड स्वर्ड्समैनशिप का यूज करके उन लोगों को साइलेंस करना था जो मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मेरी स्ट्रेंथ स्ट्रांग इनफ हो जाएगी, मैं डेरेस से हिसाब सेटल करने जाऊंगा। मैं उस बास्टार्ड को पर्सनली फिनिश ऑफ करने तक रेस्ट नहीं करूंगा। तभी मदर मेरे रूम में आई, क्योंकि कल से मुझे ट्रेनिंग जाना था और मुझे पता था कि मदर को क्या कंसर्न थी। उन्हें वरी थी कि मेरा बॉडी फैमिली की ट्रेनिंग हैंडल नहीं कर पाएगा, और उन्होंने पूछा कि क्या मैं नेक्स्ट ईयर जा सकता हूं। मैं अब रिट्रीट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं उन लोगों की मदर को देखने की नजरें टॉलरेट नहीं कर सकता था। जब भी वो मदर को लुक डाउन करते थे, मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो मुझे बिलीव था कि जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, कोई भी मदर को लुक डाउन करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर सिल्विया भी रिलीव थी। फिर मदर ने मुझे पास्ट के बारे में कुछ बताया। उन्होंने मेरे फादर से एक मिशन के दौरान मुलाकात की थी, लेकिन सिल्विया के लिए उनके साथ रहना डिफिकल्ट था, क्योंकि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी नाइट थे। तो मदर ने अपने माना सर्किट्स डिस्ट्रॉय कर दिए और ज़ेगार्ड फैमिली छोड़ दी। मेरी एक सिस्टर भी थी जो मुझसे 2 साल बड़ी थी। नाम था शिया। लेकिन ये ब्यूटीफुल लाइफ शैटर हो गई। एक दिन मदर का सामना ज़ेगार्ड फैमिली के एनिमीज से हुआ। चूंकि फादर सिर्फ एक ऑर्डिनरी नाइट थे, उस टाइम फादर और मदर दोनों डेस्परेट थे। लेकिन फादर ने अपनी पूरी कोशिश करके मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए मर्सिनरीज की एक पैर हायर की थी, लेकिन वो उस टाइम बहुत दूर थे। जब मर्सिनरीज पहुंचे, फादर और सिस्टर को ब्रूटली किल कर दिया गया। मदर, जो मेरे साथ प्रेग्नेंट थी, उनके पास जाने को कोई जगह नहीं थी और वो ज़ेगार्ड में वापस आ गईं। यही वजह थी कि फैमिली मेंबर्स मदर को लुक डाउन करते थे, क्योंकि ये बहुत सेल्फिश लगता था कि उन्होंने अपनी हैप्पीनेस परस्यू की। उन्होंने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अबैंडन कर दी थी। फिर मैंने उन्हें कंफर्ट किया। आपने मुझे न्यू लाइफ दी, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। भले ही लोग कहें कि आप सेल्फिश हैं, आप मेरी मदर हैं। कोई आपकी प्लेस नहीं ले सकता। मैं डेफिनेटली फैमिली में आपकी पोजीशन रिस्टोर करूंगा। ये सुनकर मदर के आंसू निकल आए।
थोड़ी देर बाद मैंने मदर को कंफर्ट किया। अब मुझे थोड़ा कल्टीवेट करना था, क्योंकि कल से मुझे ट्रेनिंग जाना था। अब मैं फायर रिंग्स को और फास्ट कंडेंस कर रहा था। तभी अचानक एक फ्लेम अपीयर हुई और वो कॉन्स्टेंटली कंडेंस हो रही थी। पलक झपकते ही उसने एक डेमन का शेप ले लिया, जो बोला, डेविल डम के सेकंड मोनार्क रैथ के नाम में मैं तुम्हारा रिवेंज अकम्प्लिश करूंगा। ये देखकर मैं स्टन रह गया। व्हाट द हेल थी ये चीज? जब उसने मुझे नोटिस किया, उसे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये एक लिटिल ब्रैट हो सकता है, क्योंकि इसे समन करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एंगर चाहिए थी, जो एक बच्चे को रिलीज नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसने फिर से चेक किया और कंफर्म किया कि मैं ही वो इंसान था जिसे वो ढूंढ रहा था। मेरी सोल में एक डीप इंटेंस एंगर छिपी हुई थी। तो सरेंडर कर दे अपने बॉडी को, मैं तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट करने में हेल्प करूंगा। ये सुनकर मुझे पता चला कि ये वही डेमन होना चाहिए जो मेरी डेथ से पहले अपीयर हुआ था, लेकिन वो टू लेट आया था, क्योंकि मैं पर्सनली डरस को फिनिश ऑफ करना चाहता था। फिर मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। मैं ऐसा रेयर अपॉर्चुनिटी इजीली गिव अप नहीं करूंगा। तभी वो हंसा, तुझे रिफ्यूज करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि ग्रेट डीमन मोनार्क ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। फिर व्हाइट फ्लेम्स मेरे चारों ओर स्वर्ल करने लगी, लेकिन मुझे उन फ्लेम्स से कोई टेम्परेचर फील नहीं हुआ। अगले ही सेकंड वो मुझ पे अटैक करने लगी, इंस्टेंटली मेरे बॉडी में एंटर हो गई। उस मोमेंट मुझे सिर्फ इतना फील हुआ कि मेरा पूरा बॉडी फ्रोजन हो गया था, इवन मेरा हार्ट रुकने वाला था। ये गाय आइस एट्रीब्यूट का होना चाहिए। तभी मेरे सामने एक इल्यूजन अपीयर हुआ। अपना एंगर वेंट कर, भले ही वो गॉड्स हों, डीमन किंग उन्हें मार डालेगा। डैम इट, मेरे पूरे बॉडी में कोल्ड फैल गया, लेकिन मेरी इंप्रूव्ड कोल्ड रेजिस्टेंस की वजह से, वरना मैं अब तक फ्रीज होकर मर चुका होता। और ये सिर्फ मेरे बॉडी पर अटैक नहीं कर रहा था, ये मेरी सोल को भी करोड कर रहा था। फिर भी मुझे कॉन्शियस रहना था, क्योंकि अगर मैंने अपना बॉडी सरेंडर कर दिया तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरे फैमिली के साथ क्या करेगा। मैं अपना बॉडी नहीं दे सकता था, भले ही इसके फेटल कॉन्सिक्वेंसेज हों। डीमन बोला, अगर तू अपने एंगर को सकम करता है और मुझे एक्सेप्ट करता है तो तुझे कंफर्ट मिलेगा। इस मीनिंगलेस स्ट्रगल को स्टॉप कर। अब मुझे लग रहा था कि मेरा बॉडी टूटने वाला है। मैं अपने फिजिकल लिमिट के करीब पहुंच चुका था। अगर ये कंटिन्यू रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। तभी मुझे अचानक अपने रिंग ऑफ फायर का ख्याल आया। अगर मैं अपनी कोल्ड रेजिस्टेंस की वजह से कोल्ड फ्लेम्स को रेजिस्ट कर सकता हूं, तो शायद मैं फायर रिंग का यूज करके फिजिकल और मेंटल पेन दोनों को रेजिस्ट कर सकता हूं। यह मेरा एकमात्र चॉइस था। फिर मैंने रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट किया। जैसा मैंने सोचा था, कोल्ड का बहुत सारा हिस्सा डिस्पेल हो गया। ये देखकर डीमन भी इनक्रेडिलस था। हालांकि मैं अभी अभी अवेकन हुआ हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ह्यूमन ब्रैट ने एक्चुअली मेरे अटैक को रेजिस्ट कर लिया। फिर मैंने कहा, मैं एक वॉन्डरिंग घोस्ट को अपना बॉडी लेने नहीं दूंगा। यह सुनकर वो रेज में आ गया। तू एक डीमन मोनार्क को वॉन्डरिंग घोस्ट कहने की हिम्मत करता है? और क्या तू एक छोटे बच्चे को भी नहीं हरा सकता, फिर भी खुद को मोनार्क कहता है? लेकिन मैं केयरलेस नहीं हो सकता था, क्योंकि उसने अभी अवेकन होने की बात कही थी, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल होनी चाहिए। तभी एक डायलॉग बॉक्स अचानक अपीयर हुआ, जिसमें एक एडिशनल स्किल अनलॉक हुई, जिससे मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो गया। लेकिन डीमन बहुत सरप्राइज था। मेरा अथॉरिटी इसके हैंड्स में कैसे हो सकता है? यह सुनकर मैंने पूछा, क्या तुमने ये स्टेटस विंडो क्रिएट किया? उसने कहा, ऑफ कोर्स, मैंने खुद बनाया, लेकिन तू इसे यूज क्यों कर सकता है? मैं इस बारे में क्यूरियस था, लेकिन उसने रीजन एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने पूछा, क्या ये ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए है? मेरी बात सुनकर वो नर्वस हो गया। जैसा मैंने गैस किया था, रिंग ऑफ फायर से ग्रोथ पहले से बहुत फास्ट थी, लेकिन ये सब स्टेटस विंडो अपीयर होने के बाद हुआ था, तो इसने मेरी ग्रोथ को एक्सेलरेट किया था। और डीमन अभी भी चाहता था कि मैं अपना बॉडी सरेंडर कर दूं। फिर मैंने उस पर एक पंच थ्रो किया, लेकिन वो सीधे उसके बॉडी के थ्रू चला गया। तो तेरा सोल फॉर्म नॉन फिजिकल है। इससे डीमन बहुत एंग्री हो गया। तू एक नोबल डीमन को इंसल्ट करता है। लेकिन मुझे क्यूरियस था कि क्या बाकी लोग इसे देख सकते हैं, शायद स्टेटस विंडो की तरह। शायद सिर्फ मैं ही इसे देख सकता था। जैसे ही मैंने अपना हाथ वेव करके उसके बॉडी को डिस्पर्स करने की कोशिश की, वो अचानक मेरे आर्म की ओर फ्लाई किया, फिर एक ब्रेसलेट में ट्रांसफॉर्म हो गया और बोला, मेरा सील रिसेंटली ही ब्रोकन हुआ है, लेकिन मेरी एबिलिटीज तब तक रिकवर हो जाएंगी। तू मुझे स्टॉप नहीं कर पाएगा। मैं डेफिनेटली तेरा बॉडी लूंगा, तू डैम बास्टर्ड। हालांकि मैं इसे इमीडिएटली थ्रो करना चाहता था। अगर मैंने इसे फोर्सिबली सेपरेट किया तो मुझे श्योर नहीं था कि ये विंडो डिसअपियर हो जाएगा, और मुझे वरी थी कि ये मेरे फैमिली को हार्म कर सकता है। तो इसे अपने पास रखना बेटर था। इससे मैं इसे वॉच कर सकता था, और मुझे क्लियर था कि जब तक मैं इससे स्ट्रांग हो जाऊंगा, ये मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। ऑल्सो ये फ्लावर ब्रेसलेट क्यों था? सीन अगले दिन में शिफ्ट हो गई। मदर सुबह जल्दी उठ गई। हालांकि हमने लास्ट नाइट सब टॉक थ्रू कर लिया था, उनके फेस पर अभी भी वरी दिख रही थी, और आज मैं ऑफिशियली ज़िगार्ड की स्वर्ड्समैनशिप सीखना स्टार्ट करने वाला था। 5th ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर जाते वक्त हेलेन ने मुझे कहा कि मैं अपने बॉडी का ख्याल रखूं, और मैंने नोट किया। मदर वरीड लुक के साथ थी, लेकिन हेलेन ने कहा, मिस, क्या आपको यंग मास्टर रेयॉन को ऐसी एक्सप्रेशन के साथ सेंड ऑफ करना चाहिए? इससे वो डिस्करेज हो जाएंगे। ये सुनकर मदर स्माइल की और मुझे कहा कि मैं बस अपना बेस्ट करूं, टू हार्ड पुश नहीं करना है। मदर को वरी से बचाने के लिए मैंने कहा कि अगर ये टू डिफिकल्ट हुआ तो मैं गिव अप कर दूंगा। फिर मैंने उनसे फेयरवेल लिया। मदर दरवाजे पर खड़ी थी, मेरे डिपार्टिंग फिगर को गेज करते हुए, लॉस्ट इन थॉट। हालांकि उन्हें पता था कि 5th ट्रेनिंग ग्राउंड के कोच रिमर हैं, ये पहली बार था जब रेयॉन इतने लंबे टाइम के लिए सेपरेट हो रहा था।
भले ही मैंने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर लिया था, मदर को अभी भी वरी थी कि मैं हर्ट हो जाऊंगा, तो मुझे सेफली रिटर्न करना था। सीन शिफ्ट हो गई और मैं ज़ी-गार्ड के 5th ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंच गया। यहाँ पहले से ही बहुत सारे ट्रेनीज गैदर हो चुके थे। ट्रेनिंग ग्राउंड में सिर्फ डायरेक्ट और सब्सिडरी लाइंस के लोग ही नहीं थे, बल्कि कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स वाले और वेसल क्लैन से भी आए थे। तभी 2 लोगों ने मुझे नोटिस किया। वो मेरे स्किनी अपीयरेंस का मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा सिक इंसान भी यहाँ आता है, ये डेफिनेटली हाफ वे गिव अप कर देगा। मोर इंपॉर्टेंटली, ये इतना अगली ब्रेसलेट पहने हुए हैं। ये सुनकर डीमन बहुत एंग्री हो गया। इन 2 रूड गाइज को डिवावर करना चाहता था। मैं आगे बढ़ा, डिसाइडिंग कि मैं उनका डायरेक्टली फेस करूंगा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो डायरेक्टली मुझसे कहो। क्या तुम्हें नहीं पता कि लोगों की पीठ पीछे गॉसिप नहीं करना चाहिए? लेकिन उन दोनों ने कोई रिमॉर्स नहीं दिखाया, बल्कि अपनी सब्सिडियरी फैमिली की स्टेटस का यूज करके मुझे प्रेशराइज करने लगे। मुझे नहीं पता कि सब्सिडियरी फैमिली को इतनी करज कहाँ से मिलती है। ये सुनकर उनमें से एक ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, फिर तभी एक वाइस ने उसे रोक दिया। यहाँ फाइटिंग करोगे? क्या तुम ज़ी-गार्ड की रेपुटेशन टार्निश करना चाहते हो? ये शख्स डायरेक्ट फैमिली मेंबर था, बर्न ज़ी-गार्ड। जो 2 लोग अभी इतने एरोगेंट थे, वो बार बार अपोलोजाइज करने लगे। फिर वो मेरे सामने आया और मुझे स्कोल्ड किया। अपनी प्लेस जानो। उसने कहा कि जब तक वो चाहे वो एक स्पेक ऑफ डस्ट को एनी टाइम इरेज कर सकता है। अगर तुम ट्रेनिंग ग्राउंड से किकआउट नहीं होना चाहते हो तो बिहेव करो। वो मुझे टारगेट कर रहा था क्योंकि उसे जेलसी थी कि मैंने फैमिली का अटेंशन गेन किया था। तो अब गेट लॉस्ट, तुम जैसे कभी पास नहीं कर सकते। मैंने अनसेरेमोनियसली जवाब दिया, क्या तू बोल चुका? तू बस एक डायरेक्ट डिसेंडेंट है, तुझे मुझ पर यल करने का क्या राइट है? मुझे लगता है अगर तू अपने फादर से कंप्लेन करेगा तो शायद तुझे वो राइट मिल जाए। ये सुनकर बर्न बहुत एंग्री हो गया। इस टेंस एटमॉस्फेयर में इंस्ट्रक्टर रिमर अपीयर हुए। तो तुम लोग अभी फाइटिंग शुरू कर चुके हो? ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम ट्रेनिंग खत्म होने के बाद खुद को प्रूव करो। ये देखकर मेरा दिल अचानक ट्रेंबल कर गया। ये आदमी एक्चुअली स्वॉर्ड ऑफ लाइट रिमर डियाज था, लेकिन मैंने सुना था कि उसका डैंटियन डिस्ट्रॉय हो गया था और वो रिटायर हो गया था। मुझे नहीं होगा कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर होगा। तो क्या तुम्हें अभी भी ऑब्जेक्शंस हैं? बर्न अनविलिंगली चला गया। थोड़ी देर बाद सारे ट्रेनीज इकट्ठे हो गए। फिर रिमर ने खुद का इंट्रोडक्शन दिया और सारी फॉलोइंग ट्रेनिंग उनके गाइडेंस में होगी। नीचे डेंस क्राउड को देखकर उन्होंने एक सजेशन बनाया। मैं इस टेस्टिंग के थ्रू इस नंबर को रिड्यूस करूंगा, सिर्फ 1/4 लोग रह जाएंगे। ये सुनकर नीचे के स्टूडेंट्स डिससेटिस्फाइड हो गए। अगर तुम्हें कोई कंप्लेंट्स हैं तो जाओ। फैमिली हेड ढूंढो। और अब टेस्ट शुरू होता है तो तुम लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हो? फिर सबने दौड़ना शुरू कर दिया। स्टैमिना और विल पावर मार्शल आर्ट्स का फाउंडेशन है। जब तक मैं तुम्हें रुकने को नहीं कहता, अपनी सारी स्ट्रेंथ से दौड़ो। तभी डीमन मेरी करंट पोजीशन से डिससैटिस्फाइड था। तू सबसे पीछे क्यों दौड़ रहा है? और मुझे पता था कि ये रेस नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टैमिना टेस्ट है। रिमर किसी की पोटेंशियल और कैरेक्टर को देख रहा था। वो सिर्फ सरफेस थिंग्स पर फोकस नहीं करेगा। तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ कंजर्व करनी थी और एंड तक परसिस्ट करना था। और सबको बर्न और रन ऑन पर सबसे ज्यादा ऑप्टिमिज्म था। वो दोनों ग्रुप में बहुत प्रोमिनेंटली स्टैंड आउट कर रहे थे। मुझे नहीं लगा था कि 12 साल की एज में ऐसा लेवल होगा। उनका फ्यूचर डेफिनेटली लिमिटलेस है। तभी उन्होंने मुझे नोटिस किया। जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, मैं लास्ट में था। इसे देखो, शायद ये ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। लेकिन रिमर ऐसा नहीं सोचता था। उसे लगता था कि रेयॉन बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। उसने बहुत टाइम से मेरे जैसा कोई नहीं देखा था। और रिमर के पास स्पेशल पेयर ऑफ आईज थे, सिवाय कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के, जिन्हें वो सी थ्रू नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी डेप्थ्स रिमर की रीच से बाहर थीं। लेकिन मेरे सामने वाला बच्चा डिफरेंट था। वो एक ग्लांस में बच्चे का फ्यूचर देख सकता था। लेकिन मैंने उसे बहुत स्ट्रेंज फील करवाया, क्योंकि वो कुछ भी नहीं देख पाया। इसका मतलब था कि मेरी पोटेंशियल उसकी इमेजिनेशन से बाहर थी, जो उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तभी आगे वाले 2 लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं पीछे हूं, बैटिंग करते हुए कि मैं 10 मिनट्स भी नहीं टिक पाऊंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे लिए रनिंग रूटीन से ज्यादा कुछ नहीं था। मेरे पास्ट में रॉबर्ट हंग्री बीस्ट्स छोड़ता था, किलर्स को ट्रेन करने के लिए। सर्वाइवल के लिए मुझे अपनी लाइफ रिस्क करके दौड़ना पड़ता था, और हर जगह ट्रैप्स थे। कंपैरिजन में ये टेस्ट तो रियली बहुत सिंपल है। यहां तक कि रिमर को भी सरप्राइज हुआ। उसे नहीं लगा था कि रेयॉन अभी भी परसिस्ट कर रहा है। उसकी स्टैमिना ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, फिर भी उसने रुकने का कोई साइन नहीं दिखाया। इसे अब परसिस्टेंस या टेनासिटी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि इस तरह का विल पावर सिर्फ उन वॉरियर्स में अपीयर हो सकता है जो कॉन्स्टेंटली ट्रेन करते हैं और मल्टीपल टाइम्स डेथ का एक्सपीरियंस करते हैं। एक बच्चे में ऐसा विल पावर कैसे हो सकता है? वो ट्रूली ऐसा इंसान है जो सरप्राइजेस ला सकता है। तभी बर्न ने पीछे देखा। उसे इनक्रेडिबल लगा, ये गाय अभी भी कैसे दौड़ रहा है, क्योंकि उसने दूसरों से सुना था कि रेयॉन एक्सट्रीमली वीक इंसान है। इम्पॉसिबल कि वो इस तरह की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में परसिस्ट कर सके। वो इस बारे में बहुत अनकन्विंस था। फिर उसने इमीडिएटली अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर दी। इंस्टेंटली वो बाकियों से पुल अवे कर गया। ये देखकर मैं भी स्टंट था। आखिरकार वो अभी भी सिर्फ एक बच्चा है। कंपैरिजन में रूनॉन उससे बहुत मैच्योर है। हमें इस टेस्ट में एक दूसरे से कम्पीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वन सेल्फ के साथ बैटल है। मेरे पास उससे अफेक्ट होने और अपना रिदम डिसरप्ट करने की कोई रीजन नहीं थी। जैसे जैसे सन ग्रेजुअली राइज हुआ, बहुत से लोगों ने गिव अप करना चूज किया।
जो उन्हें सरप्राइज कर रहा था वो था कि रियॉन अभी भी परसिस्ट कर रहा था। क्या ये टायर्ड नहीं होता? ऐसा मत बोलो जैसे ये इजी है। राइट नाउ मुझे कोई वार्मथ फील नहीं हो रहा था। इंस्टेड मुझे लग रहा था कि मैं फ्रीज होकर मर जाऊंगा। मेरा हार्ट और लंग्स किसी भी मोमेंट शैटर होने वाले थे। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं रिंग ऑफ फायर का यूज करके अपनी स्टैमिना रिस्टोर कर सकता था। एकमात्र कंफर्टिंग चीज थी कि ब्रेसलेट इसका ग्रोथ एक्सेलरेट कर रहा था। मुझे लगता है कि मुझे ऑल आउट जाना होगा ताकि इसके इफेक्ट्स फुली मैनिफेस्ट हों। तभी डीमन ने मेरा मजाक उड़ाया। भले ही तुझे मेरी एनर्जी का ब्लेसिंग मिला हो तो फिर भी पीछे रह रहा है। क्यों ना तू मुझे अपना बॉडी दे दे और मैं तुझे रेस विन करवा दूं। डैम इट, ये गाय अभी भी कॉन्स्टेंटली मेरे बॉडी के लिए स्कीम कर रहा था। राइट नाउ मेरा बॉडी वीकन स्टेट में था। फिर उसने मुझ पर अटैक लॉन्च किया। इंस्टेंटली मुझे लगा कि मेरी सोल इससे टॉर्न अपार्ट हो रही थी, लेकिन मुझे एंड्योर करना था। मेरे एंगर ने मुझे कॉन्शियसनेस लूज करवा दिया। अब मुझे जितना पॉसिबल हो प्रिटेंड करना था कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने उसे सिग्नल किया कि वो ये मीनिंगलेस अटेम्प्ट्स रोक दे। अगर मेरा बॉडी हैंडल नहीं कर पाया तो इससे तुझे भी बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन डीमन का गिव अप करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वर्ल्ड में कोई भी डेविलडम के मोनार्क के रात को विथस्टैंड नहीं कर सकता है। मुझे देखने दे कि तू कितना देर इंड्योर कर सकता है। राइट नाउ मैं सिर्फ परसिस्ट कर सकता था। अगर मैं यहाँ कोई वीकनेस दिखाऊंगा तो ये इमीडिएटली मुझे डिवार कर लेगा। थोड़ी देर बाद डीमन को एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं अभी भी परसिस्ट कर सकता हूँ। मेरा एंगर तुझ पर अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? और मेरे लिए ये उतना ईजी नहीं था जितना अपीयर हो रहा था, क्योंकि ये एक्सट्रीमली पेनफुल था। मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ और अपना बॉडी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब तो मेरी विजन भी ब्लरियर हो रही थी और एक सफोकेटिंग फीलिंग सर्ज हो रही थी। क्या मैं सिर्फ इतना ही फार जा सकता हूँ? तभी रिमर ने अनाउंस किया कि टेस्ट खत्म हो गया। बर्न ने मेरी और हॉस्टिलिटी से देखा, लेकिन मैं उसका अटेंशन नहीं देना चाहता था। यहाँ तक कि रूनॉन को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं परसिस्ट कर पाऊंगा। मेरी फिजिकल कंडीशन की वजह से ये सिंपल टेस्ट्स भी इजी नहीं थे। डीमन बहुत अनविलिंग था। क्या तू किसी तरह का मॉन्स्टर है? इसलिए मैंने तुझे कहा था कि ये मीनिंगलेस चीजें मत कर। और अब मुझे फील हो रहा था कि मेरे बॉडी के अंदर रिंग ऑफ फायर ग्रेटली इंप्रूव हो गया था। तभी एक स्टेटस विंडो अचानक अपीयर हुआ। क्योंकि मेरी एक्सरसाइज ने मेरे एंड्योरेंस लिमिट को एक्सीड किया था, मुझे एट्रीब्यूट इंक्रीजेस मिले। डीमन की आंखें फैल गईं। बोनस एट्रीब्यूट रिवॉर्ड्स क्यों है? क्या विंडो बग्ड है? थोड़ी देर बाद रिमर ने कहा, जिन्होंने परसिस्ट किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। टेस्ट से पहले मैंने जो कहा था कि मैं क्वार्टर लोगों को एलिमिनेट करूंगा वो झूठ था। यह सुनकर नीचे के ट्रेनीज बहुत डिससैटिस्फाइड थे, लेकिन रिमर उन्हें इंडल्ज नहीं करने वाला था। अगर ये रियल कंपटीशन होता तो तुम में से ज्यादातर एलिमिनेट हो जाते। और बिगनिंग में उसने ये भी कहा था कि सबको अपना ऑल देना चाहिए। एंड में 160 लोगों में से सिर्फ एक ने ऐसा अचीव किया। कुछ कनिंग गाइज ने स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज किया, लेकिन उसने कहा कि ये चीटिंग काउंट नहीं करता क्योंकि उसने एक्सप्लिसिटली इसे फॉरबिड नहीं किया था। जब तक तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो तुम डेफिनेटली फेल नहीं करोगे। सो डोंट वरी, अब से तुम सब टेम्पररी ट्रेनीज हो। अगर तुम 6 मंथ्स के अंदर एग्जाम पास कर लेते हो तो मैं टेम्पररी पार्ट हटा दूंगा और एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को सिलेक्ट करके रिवॉर्ड भी करूंगा। सो सब हार्डवर्क करो। सीन शिफ्ट हो गई। रिमर बैक माउंटेन की ओर गया। वहां कोई ऑलरेडी वेट कर रहा था। तूने फिर से मेरा लंच ब्रेक टाइम छीन लिया फैमिली हेड। पता चला कि फैमिली हेड रियॉन की सिचुएशन समझने आए थे। तुझे ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि रिमर जानता है कि फैमिली हेड यहां आए और उन्हें सब कुछ देख लेना चाहिए था जो हुआ। जैसा फैमिली ने एक्सपेक्ट किया था, बर्न और रन ऑन में बेस्ट टैलेंट है। बाकी बच्चों में भी पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में फैमिली के पिलर्स बने, लेकिन सिर्फ रियॉन के साथ मैं उसमें कुछ भी नहीं देख पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एंड तक परसिस्ट और रन कैसे कर पाया, क्योंकि सरफेस पर उसकी स्टैमिना एग्जॉस्ट हो चुकी होनी चाहिए थी। फिर भी वो नहीं रुका। रिटायरमेंट के बाद पहली बार है जब मैं तुम्हारे बाद किसी में कुछ नहीं देख पाया। मैं हमेशा फील करता हूं कि लाइफ बोरिंग है, लेकिन वो मुझे फील करवाता है कि फ्यूचर ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं तो सोचता हूं कि वो मेरी प्लेस ले सकता है। ग्लेन ने कहा कि ये जस्ट कोइंसिडेंस है और उसके लिए वॉरियर बनना हार्ड होगा, लेकिन रिमर अपने हार्ट में जानता था। उसे बहुत पहले से पता था कि रियॉन डेस्टिन टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। टेस्ट खत्म होने के बाद 3 लोग मेरे टेस्ट रिजल्ट से बहुत डिसैटिस्फाइड थे, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर करके ट्रेनिंग रूम की ओर बढ़ गया। लेकिन ऑब्वियसली उनका मुझे जाने देने का कोई इंटेंशन नहीं था। ब्लॉन्ड किड का नाम था क्राइन ज़ेगार्ड और उसने दूसरों से सुना था कि रियॉन चाइल्डहुड से वेस्ट रहा होगा, तो उसने डिड्यूस किया कि रियॉन ने रिकवरी पोशंस लिए होंगे, क्योंकि वो रैग्ड सेंट ने प्रिपेयर किए थे। बाकी 2 लोग बहुत एंग्री हो गए। तो ये चीटिंग कर रहा है, क्रैन ने कहा। हमें इसे थोड़ा लेसन देना होगा। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास कैचअप कर लिए और मुझे पुश करके गिरा दिया, लेकिन मैंने इमीडिएटली फाइट बैक नहीं किया। मैंने पूछा कि वो मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तभी मेरे पास खड़े 2 लोग एंग्रीली कर्स करने लगे। टेस्ट में तूने रिकवरी पोशंस लिए और फिर भी प्रिटेंड करता है कि तुझे कुछ पता नहीं, चीटर। ये तो बिल्कुल एब्सर्ड रीजन था। आखिरकार वो बस एक बंच ऑफ किड्स हैं जिनके सारे बाल भी नहीं उगे। जैसे ही वो बोल रहे थे वो मुझ पर अटैक करने वाले थे।
वो एक्साइटेड लग रहे थे, जैसे उन्होंने पहले भी कम लोगों को बुली नहीं किया होगा। फिर उसका फिस्ट मेरी ओर आया। मुझे नहीं लगा था कि मैं सिर्फ एक पंच से उसे फ्लाइंग नॉक कर दूंगा। ये देखकर बाकी 2 लोगों को भी इनक्रेडिबल लगा। क्या ये वो स्ट्रेंथ है जो एक सिक इंसान के पास होनी चाहिए? यहां तक कि डीमन का जॉ ड्रॉप हो गया और ब्लॉन्ड किड अब ग्राउंड पर लाइंग था। उसकी आंखें रोल बैक हो गई थी। लगता है फिस्ट से कम्युनिकेशन बेहतर है। फिर उनमें से एक ने मुझ पर अटैक किया, लेकिन मैंने साइड स्टेप से डॉज कर लिया। मैंने उसका आर्म ग्रैब किया और नी स्ट्राइक से उसके स्टमक में मारा, जबकि दूसरा सोच रहा था कि वो होल्ड बैक कर रहा है। उसे नहीं पता था कि नेक्स्ट सेकंड मेरा फिस्ट ऑलरेडी उसके फेस पर था। डीमन ने यह देखकर वर्शिपफुल लुक दिखाया। क्या मैग्निफिसेंट साइट है। कुछ ही मूव्स में सब बीटन डाउन हो गए। ब्लॉन्ड किड सिर्फ क्रॉल करके मेरे पास आया और मर्सी के लिए बैक करने लगा, लेकिन मैं उन्हें इजीली कैसे जाने दे सकता था। फिर मैंने उसके हैंड पर स्टेप किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किसी ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था या नहीं। मैं फिनिश करने से पहले एक चीज पूछता हूं, किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? क्या बर्न था? यह सुनकर उसने क्विकली एक्सप्लेन किया कि इसका बर्न से कोई टेक नहीं था, तो वो नहीं था। लेकिन मुझे गैस था कि वो कंप्लीटली फॉल नहीं हुआ है। अगर टोनाइट की इवेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को पता चलीं तो तुम कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो। फिर मैंने उसके हेयर ग्रैब किए। रिमेंबर, फ्यूचर में मुझे देखकर फार अवे रहना। फ्राइटन ब्लॉन्ड किड ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि फ्यूचर में मैं तेरा शैडो भी टच नहीं करूंगा। गुड, तो अब तुम गेट लॉस कर सकते हो। और जो कुछ भी यहां हुआ, रिमर ने सब देखा, लेकिन वो स्टॉप करने के लिए नहीं आया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो फैमिली हेड को यंग एज में देख रहे हैं और उसका मार्शल आर्ट्स टैलेंट बहुत हाई है। जीनियसेस के बीच छिपा एक अननोन टैलेंट। रिमर को इसकी बहुत एक्सपेक्टेशन है। सीन शिफ्ट हो गई। मैं अपने रूम में वापस आया और इस मोमेंट स्टेटस विंडो ने प्रॉम्प्ट किया कि रीसेंट बिहेवियर से एंगर एजिलिटी डबल इंक्रीज हुई है। डीमन कर्स करने लगा। ये क्या गार्बेज रूल है? मैंने कहा, तूने ही तो ये विंडो डेवलप किया था। ऑब्वियसली मैंने इसे कभी किसी और पर ट्राई नहीं किया। तूने मेरी एनर्जी मुझसे स्टील की। मैंने कहा, मुझे इससे कोई मैटर नहीं। और डीमन ने मुझे अनग्रेटफुल गाय कहा। और डीमन ने हार्ट में स्कीमिंग शुरू कर दी। फिर उसने कहा कि वो मुझे एक सजेशन देगा, अ स्मॉल वेजर। अगर तू जीता तो मैं तुझे एट्रीब्यूट पॉइंट्स दूंगा, लेकिन अगर तू हारा तो तुझे मेरा रैथ बेयर करना होगा। कंडीशन है ऑफिशियल ट्रेनी असेसमेंट पास करना और फर्स्ट प्लेस लेना। तो तू उस बात की बात कर रहा है जो रिमर ने मेंशन की थी, ऑफिशियल ट्रेनी बनने के लिए एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लेना? डीमन ने कंफर्म किया। फिर मैंने पूछा, ये रैंडम ट्रेट क्या है? उसने इमीडिएटली कहा कि ये डीमंस की एक क्वालिटी है। जो स्किल्स तुझे मिलेंगी वो तेरे लेवल से मैच करेंगी। और 10 पॉइंट्स का इमोशन और एंगर क्रिएट ना कर पाने का क्या मतलब है? जो पावर तुझे मिल रही है वो सारी मेरी एनर्जी से आती है, लेकिन उसमें एंगर ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन अगर तू मेरे एंग्री इमोशंस एब्जॉर्ब करता है तो चाहे तेरा विल पावर कितना भी स्ट्रांग हो, तो कभी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएगा और तेरा बॉडी मेरे कंट्रोल में होगा। एंड में ये अभी भी मेरा बॉडी चाहता है। इसके वर्ड्स और एक्शन से अब तक मुझे नहीं लगता कि ये लाई कर रहा है। इसने ऑनेस्टली मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। पोटेंशियल रिवॉर्ड्स की कंपैरिजन में फेलियर का रिस्क रिलेटिवली स्मॉल है। शायद ये एक पॉइजनस एप्पल है और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर भी मैं एक रीइंकार्नेटेड इंसान हूं। फिर मैंने उसका वेजर एक्सेप्ट कर लिया। डीमन ने भी सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन दिखाया। मेरे प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ इस वेजर में हारने का कोई वे नहीं है। सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट हो गई। सब एग्जॉस्टेड होकर ग्राउंड पर लाइंग थे और रिमर रनिंग और कुछ सिंपल बेसिक्स ट्रेन कर रहा था। बहुत से ट्रेनीज इससे डिससैटिस्फाइड थे, क्योंकि वो सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहते थे। यहां तक कि बर्न को भी लगा कि सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस करने से उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप रस्टी हो जाएगी। तो वो स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करने गया। ये देखकर डीमन ने भी कहा कि मुझे फॉलो करना चाहिए, लेकिन मुझे क्लियरली पता था कि मुझे अब बेसिक सॉलिडिफाई करने की नीड है, क्योंकि मेरा करंट बॉडी बहुत वीक है। स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करना प्योरली टाइम वेस्ट है। इससे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ट्रेन करने की नीड है। मेरे कोल्ड ची की वजह से मेरी स्टैमिना ऑब्वियसली दूसरों से वर्स्ट है। ग्रोथ और ट्रेनिंग के लिए बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करने पर फोकस करना होगा। उसी टाइम रूना ने भी रियॉन के अबनॉर्मल बिहेवियर को नोटिस किया। येस्टरडे के कंपैरिजन में उसका वेट लोड डबल हो गया था, लेकिन रूनन को बहुत स्ट्रेंज लगा। अगर हार्ड ट्रेनिंग से वेट लिफ्ट करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन वो तो वीक सिक इंसान है, फिर भी वो हर दिन जो वेट लिफ्ट करता है वो इंक्रीज हो रहा है। ये ऑब्वियसली सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो खुद भी गारंटी नहीं कर सकती थी कि एक वीक में 20 पाउंड्स वेट इंक्रीज कर सकती है। वो बहुत क्यूरियस थी कि एक सिक इंसान को इतना ग्रेट विल पावर कहां से मिला। उससे लगा कि रियॉन के बारे में और भी सीक्रेट्स होंगे। क्यूरियोसिटी से ड्रिवन होकर उसने करेज मस्टर किया और मेरे सामने आकर पूछा, तू यहां क्यों आया? मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। मैंने उसके साथ कभी कॉन्वर्सेशन नहीं की थी, लेकिन मैं कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता था। तभी उसे एक स्पेशल सेंट स्मेल हुई।
उसे लगा कि उसका बॉडी अचानक स्ट्रेंथ से फिल हो गई है, तो उसने डिसबिलीफ के साथ मुझे देखा। फिर वो डायरेक्टली मेरे पास सिट कर गई। क्योंकि मैं ओरिजिनली उसके साथ फेमिलियर नहीं था और वो अचानक क्लोज आ गई, एटमॉस्फेयर समवॉट ऑकवर्ड हो गया। नेक्स्ट सेकंड उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी। व्हाटएवर, एटलीस्ट इससे मुझे अफेक्ट नहीं होता। जब मैं उठकर साइड में गया, वो मेरे पीछे फॉलो करने लगी। ज़ेगार्ड फैमिली के सारे बच्चे इतने स्ट्रेंज क्यों हैं? ये मुझे ग्रेटली पजल कर रहा था। और वो साइलेंटली एक्सरसाइज करती रही। उसे क्लियरली फील हो रहा था कि फेंट फ्रेग्रेंस स्मेल करने के बाद उसका बॉडी बहुत लाइटर हो गया है। थैंक्स टू दिस अब वो पहले से बहुत हेवियर वेट्स लिफ्ट कर सकती है। मैं भी बहुत क्यूरियस था, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? लेकिन उसने कहा कि उसे नहीं पता। वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रेंज कैसे लग रही है? रूनन जानती थी कि रेयॉन कुछ सीक्रेट साइड कर रहा होगा, और अब उसके माइंड में सिर्फ एक थॉट था कि रेयॉन के साथ एक्सरसाइज करने से ट्वाइस रिजल्ट विथ हाफ एफर्ट अचीव हो सकता है। उसी टाइम जब बर्न ट्रेनिंग रूम से बाहर आया, उसे बिलीव नहीं हुआ जो उसने देखा। रूनन एक्चुअली रेयॉन के साथ एक्सरसाइज कर रही थी। इससे वो बहुत अनहैप्पी हो गए। डैम इट, ऐसे इंसान के साथ मिक्स करने का क्या बेनिफिट, जैसे डायरेक्टली एक्सपेल कर देना चाहिए। बर्न ने कहा कि इस तरह की सिंपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिपीट करना मीनिंगलेस है। उसे भी पता था कि रेयॉन की फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी की वजह से उसे बेसिक ट्रेनिंग की नीड है, लेकिन चाहे वो कितनी भी हार्ड ट्राई कर ले, वो क्वालिटी में हमेशा उनसे इन्फीरियर रहेगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि एग्जाम का कंटेंट क्या होगा, लेकिन उसे लगता था कि मार्शल आर्ट्स को डेवलप करने के लिए स्वर्ड्स ट्रेनिंग कंटिन्यू करना गुड अप्रोच है। इनसिग्निफिकेंट इंसान पर टाइम वेस्ट करने की कोई नीड नहीं थी। फिर वो चले गए। थोड़ी देर बाद एक चबी किड मेरे पास टॉक करने आया। उसका नाम था डोरियन। उसने पूछा कि क्या वो हमारे साथ ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वो करेक्ट पोस्चर सीखना चाहता था। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसने अपने बैकपैक में रमिच किया और अपने लास्ट स्नैक्स मेरे साथ शेयर किए। ये उसके फेवरेट कुकीज़ थे। उसे इतना एंथुजियास्टिक देकर मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था।